एसटीएन के ख़ास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान जाने माने उर्दू शायर व लेखक फ़ानी जोधपुरी जी। फ़ानी जोधपुरी जी जाना पहचाना नाम है। ऑल इंडिया रेडियो जोधपुर में ये उद्घोषक भी रह चुके हैं। साथ ही देश विदेश में इन्होंने अपनी गज़लों से एक शम्मा बांधी है। साथ ही इन्होंने इनकी पुस्तक समीक्षा भी इन्होंने लिखी है। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। इनका तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। फ़ानी जी से इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। आइए बात करते हैं फ़ानी जोधपुरी जी से। फ़ानी जोधपुरी जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। फ़ानी जोधपुरी साहब, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आप अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं। जीवन परिचय सर, फिलहाल कहते हैं ना कि पत्थर घिस घिस को गोल हो जाता है, वही वाले कुछ हालात हैं जी। कि पहले जो हर व्यक्ति के लिए होता है कि यहाँ के पैदाइश के बाद में फिर शिक्षा दीक्षा जो कि मेरी जोधपुर, अजमेर और हैदराबाद से हुई। जी जी। और उसके बाद फिर कुछ टाइम तक तो मैंने अपनी ज़िंदगी को एज ए इंग्लिश गुरु स्पोकन इंग्लिश पढ़ा है मैंने। जी जी। और उसके बाद फिर ये जो लगन लगी शायरी की, जी जी, वो मुझे इस दर तक लेके आई कि मुझे और इंडिया के अंदर कई जगह कई मंचों पे पढ़ा। उसके बाद में आकाशवाणी और दूरदर्शन पे होते होते ईरान इराक तक पहुँचे और ये सफ़र आज आपके स्टूडियो तक आ पहुँचा। जी, फिर भी आप अपने जीवन परिचय को विस्तार से बताएं। मेरा जो जन्म था वो 1984 में हुआ था जी। और मेरे घर में मेरे माता पिता और एक बड़ी बहन है। तो माता पिता का तो खैर स्वर्गवास हो गया। मुद्दे वाली बात है कि मैं लेखन की तरफ कैसे आया। जी जी जी। तो आज से तकरीबन 20-21 साल पहले मेरे साथ एक हादसा पेश आया। जी। और उस हादसे के अंदर मेरा एक पैर मतलब हटाना पड़ा, प्लास्टर आर्टिफिशियल लगा हुआ। जी जी जी। उस दौरान करीब मैं 1.25 साल हॉस्पिटल में रहा। जी। और हॉस्पिटल में रहा तो वहाँ पे जाहिर थी ये इंटरनेट का और एंड्रॉयड का वक्त तो था नहीं। तो मैंने फादर से किताबें मंगाना शुरू किया। डैडी मैगज़ीन ला दीजिए, कभी मैगज़ीन ला देते, कभी कोई नॉवेल्स ला देते। इसी तरह क्या है कि जाने कब उन्होंने मुझे नहीं पता, उसके अंदर कई लोगों के साझा कविताएँ थी। जी जी। तो वो गज़लें थी, वो पढ़ के मुझे अच्छा लगा। तो उसके अंदर मैंने उनको रेखांकित किया कि अगली बार मुझे बशीर बद्र, निदा फाजली इनकी किताबें ला के दी। जी जी। तो डैडी खुदा उनको जन्नत नसीब करे गए वो, और उन्होंने 4-5 किताबें ला के दी। तो उस दौरान ये हुआ कि बशीर बद्र और निदा फाजली ये मेरे महबूब शायर बन गए। जी। और इनको मैंने पढ़ा और इनके का जो लिखा था ना उसको खुद में महसूस करने की कोशिश की। जी जी। तो और उसके बाद जब बाहर आया तो ज़िंदगी की जद्दोजहद शुरू हुई। और उसी दौरान धीरे धीरे करके 2-2 मिसरे करके मैंने लिखना शुरू किया। फिर पूरी गज़ल कहनी शुरू की। अब दिक्कत ये थी कि उस्ताद, क्योंकि शायरी के अंदर ये होता है कि जब तक आपको बासनद उस्ताद ना मिले, वो अप्रूव ना करे कि आपकी पोइट्री सही है, जी जी, तब तक आप खुद मतलब कॉन्फिडेंट नहीं आता होता पूरा। तो जब कॉन्फिडेंस नहीं था तो इसी दौरान उस्ताद भी मिले। मेरे उस्ताद मोहतरम हसन फतेहपुरी साहब, जिनका मरसिया और उसमें बहुत बड़ा नाम है, बैनुल अक़वामी शायर हैं, उनसे मुलाकात हुई। तो फिर ये सिलसिला चल पड़ा। अब ये सिलसिला चल पड़ा तो फिर कई जगह आकाशवाणी ने भी, दूरदर्शन ने भी, और आपकी दुआ से मेरी 2 किताबें मंजर आम पर हैं। जी जी। पहली किताब मेरी 2015 में आई थी, आसमां तक सदा नहीं जाती। जी जी। और दूसरी जो है मेरी पानी बैसाखियों पर, जिसका इजरा या लोकार्पण मैंने इराक में किया था, करबला के अंदर। तो ये सफ़र यहाँ तक आ गया है सर। फ़ानी जोधपुरी जी, वास्तव में आपका सफ़र एक बड़ी दुखद घटना के साथ जुड़ा हुआ है और शायरी भी आपकी वहाँ से की शुरुआत भी वहाँ से ही मानी जाती है। सर, आपने बड़े मंचों पे से भी अपनी शायरी का ऐलान किया। तो जब प्रथम बार आप ऐसी बड़े स्टेज पे पहुँचे तो कैसा एक आनंद का अनुभूति थी आपके अंदर? आनंद की अनुभूति क्या होता है कि जब आप मुनव्वर राना साहब कहते हैं कि बड़ी ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। तो सेम
फेल्ट। जी मैं जब वहाँ पे गया था तो अब यकीन करने मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे, हालांकि पब्लिक को मैंने ये वो नहीं होने दिया, मगर हाँ जब वो पहली बार मैंने पढ़ के जब मैं आया तो उसने जो कॉन्फिडेंस दिया, तो उस कॉन्फिडेंस ने और बहुत सारी चीज़ें मेरे अंदर डेवलप की, जो जिनको मैं कह सकता हूँ कि पॉजिटिव चेंजेस। जी जी। तो उसके बाद फिर क्या धीरे धीरे भीड़ को फेस करना आ गया। जी। तो ये जो मौका था पहला, जो ये मेरे लिए थोड़ा सा अंदर मुझे डरा भी रहा था, और कहीं ना कहीं मैं अंदर से काफ़ी डरा हुआ था, नर्वस भी था, मगर हाँ ये बहुत अच्छी बात रही मेरे साथ कि मैंने उस नर्वसनेस को खुद पे हावी नहीं होने दिया। जी जी। वो खुद पे हावी नहीं होने तो बड़ा, मगर ये था कि पहला बार जब पढ़ा मुशायरा तो ये लगा कि मतलब रॉकेट में के बलीते में आग लग गई है, अब उसको टॉप पे जाना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फानी जोधपुरी साहब, आप जब आपने IIT दिल्ली कई जगह मुशायरों में काफ़ी लोग आप के सामने आपसे बड़े शायर भी मंच पे होंगे, तब कैसा एक वो आनंद मिला आपको? देखिए सर, शायरी के बारे में कहूँ और मुशायरों के बारे में कहूँ तो एक चीज़ बहुत अच्छी है जी कि वहाँ आज भी अदब में अदब की रिवायत बात बहुत है। हर जूनियर शायर जो है वो सीनियर शायर का सम्मान करता है। बिल्कुल। अब मैं अगर कोई शायर है, मैं आज के मंचों की बात करूं जी जी, तो वसीम बरेलवी साहब बहुत बड़े शायर हैं, ठीक है, हालांकि वसीम उनसे मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं जी, है, मगर जी। जब वो सामने आएंगे तो उनका अदब मुझ पे वाजिब हो जाएगा। ये जो जिसको कहते हैं तकल्लुफात जो होते हैं वो शायरी के अंदर बेसिक है, ये बेस में आ जाते हैं। अब जैसे एक रविश है कि पहले जूनियर शायर पढ़ेगा, नया शायर, उसके बाद उससे सीनियर, उसके बाद लास्ट में जो है सदर आएगा, तो ये एक कोड ऑफ कंडक्ट जिसको कहते हैं वो डिसाइडेड है। तो अपने आप जो उनके साथ में थे, मगर कुछ मेरे बड़े जो शायर थे उन्होंने वाकई मुझे बहुत प्यार दिया, जिसमें मैं अनजहानी मुनव्वर राना साहब का नाम बाबा मुझे बहुत प्यार करते थे, कलीम कैसर साहब से मेरी मुलाकात हुई, दीक्षित धनकौरी साहब से मेरी मुलाकात हुई, राहत इंदौरी साहब से मैं मिला, AM तुराज साहब से मिला जो बॉलीवुड के लिए लिखते हैं, तो इस तरह कई लोगों से मिला, मगर कभी किसी ने मुझे वो नहीं किया, हमेशा लोगों ने पीठ थपथपाई, ये बहुत अच्छा लगा, मैं खुश नसीब हूँ। और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ उल्लेख करूँगा शिनकाफ निज़ाम साहब का, कि मेरी जितनी उम्र नहीं है उससे ज़्यादा उनकी मुताले की, उससे ज़्यादा उनकी स्टडी की उम्र है, उससे ज़्यादा उनकी शायरी की उम्र है, मगर उन्होंने जो प्यार दिया उसकी वजह से अलग तरह का कॉन्फिडेंस मिला मुझे। जी फानी जोधपुरी साहब, आप उद्घोषक भी रहे आकाशवाणी में, तो ये हमारी बिरादरी के ही आप हो, तो कैसा आपको एक अलग रास्ता उस समय मिला? सर ये क्या हुआ था कि बड़ा दिलचस्प वाक़या है। यहाँ मैं उल्लेख करूँगा मनीष सोलंकी जी का, जो कि आकाशवाणी जोधपुर के पैक्स थे। तो उन्होंने मुझे गज़ल रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया, रिकॉर्डिंग की, तो कई बार बुलाया, और उस दौरान उन्होंने बोला कि यार जब आप अच्छा बोलते हो तो व्हाई डोंट यू ज्वाइन आकाशवाणी? बिल्कुल सच है। सर बताएं कैसे ज्वाइन करना है? तो उन्होंने कहा ये फॉर्म आने वाले हैं, आप भर दीजिए। फॉर्म मैंने भरा, उसके बाद में वो टाइम थोड़ा सा मेरी ज़िंदगी के अंदर थोड़ा सा काफ़ी जद्दोजहद वाला था। फॉर्म भरने के बाद में 2-3 महीने बाद मेरी वालिदा जो कैंसर से जूझ रही थी, उनका इंतकाल हो गया। तो उसके बाद मुझे शहर ख़राब लगने लगा, मैं छोड़ के चला गया बॉम्बे। करीब 6-7 महीने मैंने बॉम्बे में रहा। वहाँ पे हर चीज़ अच्छी थी, जॉब भी ठीक ठाक थी, तमाम चीज़ अच्छी थी, दोस्त भी ठीक ठाक मिल गए थे, मगर वो जो आज़ाद वो परिंदा जो पहाड़ों में रहने का आदी हो, वो पिंजरे में नहीं रहता। तो बॉम्बे एक सिस्टमेटिक पिंजरा है। जी जी जी, सही है। 8 घंटे की जॉब के लिए मुझे 2-2.5 घंटे दिन में ट्रैवल करना पड़ता, और फिर उठाता सर तो सिर्फ इमारत दिखती, आसमान नहीं दिखता। बिल्कुल। तो वो शेर भी है उनका जावेद अख्तर साहब का कि ऊंची इमारतों से मकान मेरा घिर गया, ऊंची इमारतों से मकान मेरा घिर गया, कुछ लोग मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए। तो मुझे लगता है था कि नहीं यार, अपने वहीं चलो, अपना जो मारवाड़ है, जोधपुर है, जिसके बारे में रमजी टावी ने लिखा था कि और शहरों में खून मिलता है, जोधपुर में सुकून मिलता है, तो वह सुकून मुझे वापस वहाँ लेके गया। जब मैं आया वहाँ पे तो घर पे कॉल लेटर आया था कि भाई आपको एग्ज़ाम देने जाना है आकाशवाणी। और मज़े की बात बताऊँ, जैसे कल एग्ज़ाम है और आज मेरी बहन की सगाई, तो आई हैड नो टाइम टू स्टडी, मगर फिर भी जाने कैसे मेरा सिलेक्शन हो गया, जो पहले वो कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड में था, बिल्कुल उसने मुझे वो करा दिया। उसके बाद वॉइस टेस्ट वगैरह हुआ, तो उसके अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहा मेरा वो, और फिर मैं आ गया आकाशवाणी के अंदर। आकाशवाणी में काम करना सर बहुत अच्छा था मेरे लिए, क्योंकि एज एन अनाउंसर कई लोगों से मिलने का मौका मिला, और मेरी आदत थी इसमें फिल्म संगीत जब मैं चलाता था, तो उसके अंदर मैं अपनी
पहला कोई शेर जोड़ के उसका जैसे यानी रोचकता लाते थे। जी जी जी, जैसे कि निज़ाम साहब की एक नज़्म है जी, पहुँच ही जाती है मिलने जिसे वो ढूंढती है, नदी के पास में नक्शा कहाँ है। इसके बाद में कोई नदियाँ से हो रहे ताल मिले नदी के जल में, या नदी का कोई भी गाना सुना देना, तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। या फिर वो शीशा और दिल एक मुकद्दर रखते हैं, दोनों के ही टुकड़े टुकड़े होते हैं, और जैसे ही होते हैं तक आते हल्का सा बैकग्राउंड से म्यूजिक, तो वो शीशा हो या दिल हो गाना चला बिल्कुल, तो एक अलग तरह का एक्सपेरिमेंट था, मजा आता था। सही बात है। अभी भी मैं फिलहाल जो जॉब कर रहा हूँ वो मैं एज ए पॉलिटिकल सोशल मीडिया स्ट्रेटजिस्ट या कंटेंट राइटर कह लें, मगर मैं उस आकाशवाणी के 4 सालों को बहुत याद करता हूँ। बिल्कुल। फानी जोधपुरी साहब कोई गज़ल हमारे दर्शकों को सुनाया? मैं ज़रूर, गज़ल से पहले मैं एक 4 मिसरे सुनाइए कि आखिरी रस्म निभाने की बहुत जल्दी थी, आखिरी रस्म निभाने की बहुत जल्दी थी, उसको सिंदूर लगाने की बहुत जल्दी थी, आखिरी रस्म निभाने की बहुत जल्दी थी, उसको सिंदूर लगाने की बहुत जल्दी थी, और सुलह के लाख थे इम्कान मगर फानी जी, ये लोगों में टॉलरेंस कम होती जा रही है ना कि सुलह के लाख थे इम्कान मगर फानी जी, सबको तलवार चलाने की बहुत जल्दी थी। क्या बात है। तो इसके साथ में अब मैं सुनाता हूँ आपको एक गज़ल। जी सुनाइए। कि सारे जहाँ की फिक्र को अपने सर पर डाले बैठे हैं, सारे जहाँ की फिक्र को अपने सर पर डाले बैठे हैं, छोटे से पिंजरे में कितने पंछी पाले बैठे हैं। वाह क्या को। सारे जहाँ की फिक्र को अपने सर पर डाले बैठे हैं, छोटे से पिंजरे में कितने पंछी पाले बैठे हैं। कमरे में अक्सर शायरों के साथ यही होता है कि कमरे में एक मेज़ है जिस पर हैं कागज़ चश्मा कॉफ़ी। कमरे में एक मेज़ है जिस पर हैं कागज़ चश्मा कॉफ़ी, यानी अपने सामने अपने चाहने वाले बैठे हैं, और पुख्ता बातें झांक रही हैं टूटी फूटी कब्रों से। पुख्ता बातें झांक रही हैं टूटी फूटी कब्रों से, शहर के सारे चौराहों पर किस्से वाले बैठे हैं। और आखिरी शेर इस गज़ल से कि बरसों पहले, ये चंबल है, चंबल की ज़मीन है तो यहाँ ये शेर समझा जाएगा। मैंने यहाँ कई मछुआरे भी देखे हैं कि बरसों पहले सारा पानी जिसका लूट गया सूरज, बरसों पहले सारा पानी जिसका लूट गया सूरज, अब तक हम सब उसी नदी में कांटा डाले बैठे हैं। वाह क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत उम्दा। फानी जोधपुरी साहब, शेर और शायरी जी, जो इसका खूबसूरत एक अंदाज होता है, इसका शुभारंभ कहाँ से मानते हैं? सर देखिए, मेरा मानना है कि शेर और शायरी कभी पैदा नहीं हुए जी। ये कायनात के अंदर इस ज़मीन की खिलकत जब हुई थी तो उसके साथ ही हुए थे। अब नदियों की जो कलकल है, अनुरत धारा, इसको देख के शायरों ने गज़ल की बहरें बनाई। ठीक है, तो ये तो पहले से मौजूद थी। गज़ल शब्द हमने इसको बाद में दिया, शायरी शब्द इनको बाद में आया। मैं समझता हूँ एक माँ जो बच्चे को रो के करके जो थपकी मारती है तो उसमें जो रिदम पैदा होता है वो भी एक शायरी है। तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि उसमें शब्द वहाँ नहीं डाले, मगर वहाँ भी है। हमारी माएँ बहनें पहले घर में चक्कियाँ चलाती थी, वो चक्की की घड़ड़ घड़ड़ घड़ड़, वो भी एक शब्द संयोजन था, वो भी एक गज़ल थी। तो शायरी की शुरुआत तो खैर मेरा ख्याल है धरती की खिलकत के साथ ही हुई, मगर भारत के अंदर इसको माने तो ये जो अरब से गज़ल चली थी ये पहले ईरान पहुंची और ईरान से ये भारत में आई। ये मेरा ख्याल है दिल्ली सल्तनत के आसपास के वक्त का हुआ था। और धीरे धीरे क्या हुआ कि एक ज़बान यहाँ विकसित हुई, ज़बान जो डेवलप हुई जिसको उर्दू नाम दिया जाता है। कोई रेख्ता बोलता है, कोई उर्दू के कई माने हैं, किसी ने इसके माने निकाले लश्कर से, यानी फौज कुछ यहाँ से लिया कुछ वहाँ से लिया। कोई इसको खिचड़ी बता देता है, कोई इसको ज़मीन की भाषा बता देता है, और कोई इसका उर्दू का मतलब दिल्ली बताता है। मुझे मतलब की बहस में नहीं पढ़ना। देखिए ये ज़बान थी जिसके अंदर कुछ संस्कृत का था, कुछ फारसी का था, कुछ अरबी का था और कुछ खड़ी बोलियों का था। अब जैसे हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं तैरना, स्विम। तैरना उर्दू के अंदर तैरने के लिए 2 शब्द हैं, एक तैरना और एक पैरना। अब तैरना नॉर्मल हम सब यूज़ करते हैं, मगर पैरना जो शब्द इसने लिया वो स्पेशली वहाँ से लिया है अवध
इलाहाबाद वाला जो एरिया है, प्रयागराज वाला, वहाँ से, तो वहाँ पे पता चला कि भाई वहाँ 2 तरह से चीज़ें तैरते हैं। एक तो जो निर्जीव चीज़ें हैं उसके तैरने को लोग इस्तेमाल करते हैं तैरना, और सजीव अगर तैरता है तो उसके लिए लोग इस्तेमाल करते हैं पैरना। तो उर्दू में बहुत कुछ आंचलिक भी है। तो धीरे धीरे ये जब ये विकसित हुआ, और मेरा ख्याल है मैं इसका स्वर्णकाल मानता हूँ, ये 1857 का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम था उसके कुछ पहले का टाइम, और उसके बाद में जो समय हुआ है वो मैं मानता हूँ इसका स्वर्णकाल है। और वहाँ से शुरुआत हुई। पहले तो इसको सिर्फ माशूक से बात करना, मतलब प्रेमिका से बात करना, मगर प्रेमिका से बात करना अगर कहा जाए तो शायरी या गज़ल को एक खाने में कैद कर देना। बिल्कुल, गज़ल एक आज़ाद पंछी है, और ये चीज़ शिनकाफ निज़ाम साहब भी कहते हैं कि शायरी ना तो इल्म की उतरन है ना अखबार की कतरन है। बिल्कुल। कई लोग क्या कहते हैं, कोई वो कहीं केस हुआ तो खड़े होकर उन्होंने पढ़ दिया, साहब ये मेरी ये शायरी नहीं होती सर। जी। या फिर बहुत ही ज़्यादा उसमें इल्म उड़ेल देना, वो भी शायरी नहीं है। बिल्कुल। मैं इस मामले में निदा फाज़ली साहब को फॉलो करता हूँ। वो कहते हैं शायरी शब्दों की सजावट नहीं, शख्सियत की पैदाइश है। बहुत बढ़िया। एक इंसान अंदर क्या महसूस करता है, वो चीज़। यानी ज़माना बदला और उसके साथ शायरी में भी बदलाव आते गए। गीता में लिखा है ना, परिवर्तन ही संसार का नियम है। वो चीज़ ज़बान के साथ भी है, शायरी के साथ भी है। एक वो दौर था जब मीर तकी मीर कहा करते थे कि देख तो दिल की जान से उठता है, ये धुआं किस जहाज़ से उठता है, गोर ये किस जले की है, ये फलक शोला एक सुबह यहाँ से उठता है। तो मीर को दिक्कत थी, भाई किस दिल जले की कब्र है जिससे धुआं उठ, अगर मैं शाब्दिक अर्थों पे जाऊँ कि देखो किस दिल जले की कब्र है, यहाँ से धुआं उठ रहा है। और आजकल की शायरी सर क्या है कि खुद की खुशी को वो चला था, मैंने गोली मार दी। खुदकुशी को वो चला था, मैंने गोली मार दी, आदमी को आदमी के काम आना चाहिए। तो एक वो कॉन्टेक्स्ट था जहाँ पे इतनी दिक्कत थी, और एक ये कॉन्टेक्स्ट है कि हाँ वो जा रहा था, मैंने गोली मार दी। तो बदलाव हुए हैं, और इसके अंदर तहरीक आई है। पहले जो एक चलती थी रिवायती शायरी जो 1857 का और उसके बाद का वक्त है, उसके बाद इसके अंदर आई तरक्की पसंद तहरीक, मेरा ख्याल 1932 के अंदर, जिसको हम कहते हैं जनवादी। उसके अंदर अली सरदार जाफरी वगैरह, फिराक वगैरह काफ़ी अब क्या हुआ था कि उस समय की जो वर्जनाएं थी जो रिवायती शायरी में थी वो उसके बाद में टूटी। उसके बाद में क्या है कि गमे जाना गमे दुनिया में बदला। अब उसमें क्रांति की भी बात होने लगी, उसके अंदर इनकलाब की भी बात होने लगी। उसके बाद ये दौर जब ख़त्म हुआ लगभग 60 के आसपास, तो एक नई तहरीक आई जिसको कहते हैं जदीद, आधुनिक। अच्छा। पहले गमे जाना, फिर गमे दुनिया, उसके बाद हम सबका गम, और इसके बाद जो अब चल रही वो चल रही माबाद जदीद, जिसको आप पूरा आधुनिक, अति आधुनिक कह सकते हैं, अल्ट्रा मॉडर्न। अब ये जो है इसको अब की सबसे बड़ी दिक्कत है, इसको अभी तक परिभाषित नहीं किया जा पाया कि ये क्या है। मगर सर इसके अंदर क्या है कि ये जो पोस्ट मॉडर्न पोइट्री चल रही है, इसके अंदर वो तो है, मगर दर्शन का जितना ज़्यादा बोलबाला इसमें है किसी में नहीं देखा मैंने। हालांकि शायरी बिना दर्शन के चल ही नहीं सकती। ठीक है। मैं खुद अपने उसमें, क्योंकि शायर की एक आदत होती है वो सवाल उठाता है। जैसे नीत्शे ने कहा था कि बात आ गई, तो नीत्शे कहते हैं कि हम लोग जो जिंदगी, मैं उनके ख्याल से हम ख्याल हूँ वो अलग बात है, मतलब वो पुनर्जन्म की धारणा को बड़ा मजबूत करते हुए कहते हैं कि मतलब हम जो जिंदगी जी रहे हैं ये दरअसल हम पहले भी कई बार जी चुके और आगे भी कई बार जिएंगे। ठीक है। तो ये जो हम आज कर रहे हैं, तो हमें बेहतर है कि अब जो गलतियां हमने कर ली पास में, उसको छोड़ के हम आज इसको सुधार के कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। बिल्कुल। नीत्शे एक विचारक थे, दार्शनिक थे, उन्होंने यहाँ तक के बात कर दी। यहाँ से मैंने उचक ली, मैंने खुदा से सवाल कर दिया, भाई सबक कब तक ये दोहराना पड़ेगा। मैं खुदा से सवाल करता हूँ, और मेरे नज़दीक खुदा से सवाल करना कुफ्र नहीं। बिल्कुल। मैं पूछता हूँ कि सबक कब तक ये दोहराना पड़ेगा, जो आया है उसे जाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। सबक कब तक ये दोहराना पड़ेगा, जो आया है उसे जाना पड़ेगा। और हर परिवर्तन को समाज एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए कहते हैं तुम्हें मुझको समझने के एवज में कई सच्चों को झुठलाना पड़ेगा। तो ये हकीकत है सर। एक गज़ल और सुनाए आप। जी, मैं आपको अब सुनाता हूँ जो गज़ल मैं तरन्नुम में सुनाता हूँ। हाँ, तरन्नुम में सुनाइए। कि हमारी छत पे जो आई तो बेमज़ा आई, हमारी छत पे जो आई तो बेमज़ा आई, हमारी छत पे जो आई
तो बेमज़ा आई, ये धूप शिद्दतें अपनी कहाँ लुटाई। और शेर देखिए कि सुकून मिलता है आवाज़ से तेरी, लेकिन सुकून मिलता है आवाज़ से तेरी, लेकिन सुकून मिलता है आवाज़ से तेरी, लेकिन हमारे हिस्से में वो भी ज़रा ज़रा आई। और हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ कई और बस्तियाँ भी थी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। एक शेर उस पर नजर करता हूँ कि उसी के नीचे कई बस्तियाँ दबी होंगी, उसी के नीचे कई बस्तियाँ दबी होंगी, निशान जो रेत पे पागल हवा बनाए। और मक्ता हाजिर करता हूँ कि सियाही पोत गई पहले प्यार पर फानी, सियाही पोत गई पहले प्यार पर फानी, किसी के नाम की हाथों पे जब है नाई। बहुत बढ़िया फानी साहब। फानी जोधपुरी साहब, आज के जो युवा शायर जी लिख रहे हैं वो कैसा लिख रहे हैं, कैसा मानते हैं आप? सर देखिए, किस तरह लिखना चाहिए? मैं भी यही कह रहा हूँ कि एक शेर है कि नया चश्मा है पत्थर के शगाफों से निकलने को, जी ज़माना किस कदर बेताब है करवट बदलने को। नए लोगों में भी कुछ लोग लाजवाब कह रहे हैं, और कुछ लोग क्या है कि हमारा अलमिया ट्रेजिडी, त्रासदी ये है जी जी कि हमारे दौर में शायरी को सोशल मीडिया पे लाइक्स, कमेंट्स और शेयर पाने का एक जरिया मान लिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यही हो रहा है आज। अब क्या होता है कि हर व्यक्ति जिसने 4 लाइन, क्योंकि मैं एक चीज़ मानता हूँ कि ज़िंदगी में चाहे कितना बोरिंग इंसान हो, एक बार कविता सबने लिखी है जी। तो उन्होंने क्या किया, एक कविता लिख ली और उस कविता को उन्होंने पढ़ना सीख लिया, उस कविता को उन्होंने प्रेजेंट करना सीख लिया। तो अब वो समझते हैं कि उस कविता क्या क्या कुछ नहीं, कि ऐसा नहीं है। कुछ लोग जो काम कर रहे हैं अच्छा, वो वाकई बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपके शहर के अंदर एक है रियाज तारिक, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और भी कई बच्चे हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मगर ये धीरे धीरे एक जो नया तंत्र विकसित हुआ है ओपन माइक वाला, जी जी, मेरा ख्याल है कि इससे भी नुकसान हुआ है और फ़ायदा भी हुआ है। नुकसान इसके लिए क्योंकि वहाँ पे एक बड़ी लकीर खींची नहीं जाती, जी जी, और फ़ायदा ये हुआ है कि निकलने वाले वहाँ से भी आ जाते हैं। तो जो कविता, शायरी, गीत, गज़ल कभी मरेंगे नहीं, जी जी, हमेशा। आज जैसे हम इनका परचम उठा के चल रहे हैं, कल हमारे बाद भी वो अमिताभ ने भी गाया है कि कल और आएंगे लिखने, कहने वाले, लिखने वाले, हमसे बढ़कर लिखने वाले, तुमसे बढ़कर सुनने वाले। तो ज़माना खाली नहीं रहेगा सर। ये माँ सरस्वती के चरणों से जो निकली विद्या है ये चलेगी, अनवरत चलेगी। जी। फानी जोधपुरी साहब, आपकी कोई बड़ी उपलब्धि, सम्मान जो मिले हैं सर, वो दर्शकों को बताएं। सबसे बड़ा सम्मान तो मैं ये बताता हूँ, एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था अपनी पहली किताब की फर्स्ट कॉपी लेने, मेरे साथ थे साहित्यकार KP अनमोल, तो हम दोनों बात कर रहे थे, कुछ मैं सुना रहा था, कुछ वो सुना रहा था, बड़ा खूबसूरत बात है। तो मैंने कुछ अपने शेर सुनाए, उन्होंने कुछ अपने शेर सुनाए, और मज़े की बात थी उस दिन हमें AC में सीट मिली नहीं थी, तो हम स्लीपर में थे, जी जी। तो सामने एक बंदा बैठा बैठा सुन रहा था, उसकी ना ज़बान ठीक, ना तलफ़ुज़ ठीक, वो आया, बोला तुम लोग क्या शायरी सुना रहे हो, आप नोट कीजिएगा, तुम लोग क्या शायरी सुना रहे हो, मैं सुनाता हूँ करके उन्होंने 2-3 शेर सुनाए, और 3 या 4 शेर जो सुनाए तो उसमें जो 3 मेरे थे। अच्छा। तो KP अनमोल ने बोला किसके हैं शेर, कि हैं एक बहुत बड़े शायर के। तो मैं भी ऐसा, वो भी ऐसे, बोले किसके हैं, बोले हैं कोई जोधपुरी, फानी जोधपुरी, वो फानी भी नहीं, फानी जोधपुरी। तो अनमोल ने पूछा आप जानते हो उनको, बोले हाँ जानता हूँ। बोले मेरे को पहचान लूँगा, बोले हाँ पहचानो, कि ये सामने बैठे। वो बंदा समझ नहीं पाया कि यही है, उस टाइम एज और भी कम थी, जी जी। तो बोले कि नहीं मैं नहीं मानता। तो उसने बैग खोला और जो किताब की पहली कॉपी थी कि ये देखो, तब कहीं जाके तो मेरा पहला इनाम वो था कि लोगों को याद है, जी, वो बंदा जिससे मेरी कोई पहचान नहीं, वो याद है। हालांकि उसका कई सम्मान मिले, से निशान लतीफ़ मिला, हिंदुस्तान गौरव सम्मान मिला, KD मुनिस यंग पोइट अवार्ड मिला, त्रिसुगंधी मिला, तो एक फहरिस्त है। मगर मैं सबसे बड़ा कामयाब वही मानता हूँ
कि मेरी गज़ल अगर किसी के ज़बान पर चढ़ जाए, वो उससे बढ़ के कोई इनाम मेरे लिए होता नहीं। ये बात तो सच है जी फ़ानी साहब। अहमद फराज कहते हैं ना, तुमको और कितनी मोहब्बतें चाहिए फराज, माओ ने बेटों के नाम पे तुम्हारी माओ ने तेरे नाम पे बेटों के नाम लिख दिए। तो बस वही प्यार चाहिए, सबसे बड़ा सम्मान वही होता है। फ़ानी जोधपुरी साहब, हिंदुस्तान से जब आप विदेश गए इराक ईरान में मुशायरा के लिए, तो यहाँ की जो गंध थी जी, उसका कैसा एहसास हुआ? सर हिंदुस्तानियत तो कभी छूट नहीं सकती। मर गए, कब्र में मिल गए, मिट्टी में मिल गए, जी जी, मिट्टी में मिल गया, तो उससे भी अगर पूछा जाए तो कहीं ना कहीं उसके अंदर से हिंदुस्तान निकलेगा। ये चीज़ जा ही नहीं सकती। उसकी 2-3 रीज़न। एक तो ये कि मैं जिस हुसैन को बहुत ज़्यादा, इमाम हुसैन को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, उनकी ख्वाहिश थी हिंदुस्तान आने की, वो चाहते थे कि हिंदुस्तान आए। दूसरी बात ये है कि ये जो धरती है आज भी इसके अंदर अबव 90% लोग अच्छे हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। और ये गोद है जिसने हमें, हम अगर फूल हैं जी, तो इस मिट्टी ने हमें बनाया है। अगर इस मिट्टी में तेजाबियत होती तो शायद हम अपनी अंकुरित अवस्था में ही ख़त्म हो जाते। तो ये तो सर वहाँ पे जो था हिंदुस्तान के से लिंक्ड कुछ अशार भी पढ़े, मनकबत के दौरान इंडिया का नाम आया, भारत का नाम आया, तो हिंदुस्तान तो निकाला ही नहीं जा सकता सर। जी जी, ये वो चीज़ है कि जो आत्मा निकालने के बाद हमारी आत्मा और शरीर दोनों में बच जाएगा, वो है हिंदुस्तान। जी। फ़ानी जोधपुरी साहब, आपकी जो प्रकाशित पुस्तकें कौन कौन सी है और भविष्य में कौन सी पुस्तक आपकी? सर मेरी 4 किताबें हैं, जिसमें 2 मेरे द्वारा संपादित हैं जी, और 2 मेरी खुद की हैं, जिसमें एक है आसमां तक सदा नहीं जाती जी, एक है पानी बैसाखियों में, जो भी मेरे हाथ में था, जिसमें कुछ एक गज़ल आपको सुना भी रहा था। एक मेरी है चेहरा रिश्तों का, यूसुफ रईस की, जिसको मैंने संपादन किया, जिसका एक संपादन डॉक्टर ज़ेबा फ़िज़ा की किताब का 2021 में किया था, फसले गुल। अभी मेरी एक गज़ल संग्रह आने वाला है, मोम की ज़ंजीर। जी जी, तो और वो है। उसके अलावा एक कहानी संग्रह, हालांकि मेरी कुछ कहानियाँ आपको स्पॉटिफाई पे मिल जाएगी सुनने के लिए। जी जी, तो वो भी एक तरह की विद्या थी। कहानियाँ भी ये होती कि आपको खींचती है, तो थोड़ा बहुत उसमें भी काम है। और प्लस मैं इसके अलावा जो सियासी लोगों के लिए, जो पॉलिटिशियंस के लिए जो डॉक्यूमेंट्री वगैरह बनाता हूँ, तो खैर पेट पालने के लिए होता ही है काम। तो ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। आप बॉलीवुड में भी कुछ आपका वो? सर मैं बॉलीवुड राइटर्स एसोसिएशन का फेलो मेंबर हूँ जी, मगर दिक्कत ये कि बॉलीवुड से बनी नहीं जी, कि वहाँ पे शर्तें हैं और शायर कभी शर्तों में नहीं बनता। जी जी, शायर को मोहब्बत से आप बांध सकते हैं, आग्रह से बांध सकते हैं, उसके ऊपर हिटलरगिरी नहीं चलेगी। तो वहाँ पे था कुछ ऐसे शर्तें थी कि बस वही हुआ कि फिर बाद में तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खा ली, चलो अब हो चुका मिलना, ना तुम खा ली ना हम खा ली, तो उनको भी तो बस ये है कि। और दूसरी बात सर ये कि आजकल वो लोग नहीं थे जो टैलेंट को परखते थे। बिल्कुल सच है। आज देखिए इतने सतही है, ना तो गानों में बहर है, ना मैं कहता हूँ शब्द संयोजन प्रॉपर नहीं होता। जी जी, इस तरह के गाने आते हैं जो जबान पे क्या कहीं भी नहीं चढ़ते। तो फिर इस तरह करके आप खुद को मार लेना सिर्फ पैसों के लिए, बिल्कुल बिल्कुल अब नहीं हो पाता। पहले जो वास्तव में जो शायर लिखते थे वो 100 साल तक जीवित हुए गाने आज भी जुबां पे है। सर क्या होता था, पहले जब डायरेक्टर फिल्म बनाते थे तो उनको पता होता था कहानीकार मजबूत है जी, गीतकार मजबूत है, शायर मजबूत है, जो प्लेबैक सिंगिंग कर रहा है वो मजबूत है। जी जी, आजकल डायरेक्टर हर जगह दखल देना चाहता है, उसको यहाँ भी परफेक्शन चाहिए, यहाँ भी मेरे हिसाब से। तो वो जो मैं है ना, मैं सबसे ज़्यादा बकरा करता और थोक के भाव काटा जाता है, तो वो चीज़ वहाँ पे भी आ गई है। मैं क्या देख लूँगा, मेरा दखल रहेगा, मेरा दखल रहेगा। दूसरा क्या होता है सर कि स्टारडम जो है ना, बढ़ता हुआ एक स्टार, जी जी, उसने सब चीज़ को नुकसान पहुँचाया है। सच है। अब ये लगने लगा जब से ये धारणा विकसित हो गई कि भाई एक हीरो के भरोसे या एक हीरोइन के भरोसे फिल्म चल जाएगी, तो वहाँ ना तो कथाकार को सम्मान मिलेगा, ना डायलॉग्स राइटर्स को मिलेगा, ना गीतकार को मिलेगा, ना संगीतकार को मिलेगा। जी, सारा वही, तो वही चीज़ वहाँ हो रही। तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास वही एक चीज़ है। जी जी। फ़ानी जोधपुरी साहब, जाते जाते आज के जो युवा शायरों को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? सर बस मेरा यही पैगाम है कि कलम हाथ से मत छोड़िए, और जैसा कि साहिल लुधियानवी कहते हैं, दुनिया ने तजुर्बा तो गवा
आदेश की शक्ल में जो भी मुझे दिया था वो लौटा रहा हूँ मैं। उल्टी करने के लिए कुछ खाना पड़ता है, ये बड़ी थोड़ी वितृष्णा वाली बात है, मगर आप जब खाएंगे नहीं तो गाएंगे क्या? तो उसके लिए सबसे ज़रूरी पढ़ें, तो पढ़ने से ये पता चलेगा क्या लिखा जा चुका है और हमें आगे क्या लिखना है। जी। और बहुत सारी चीज़ जब आप पढ़ते हैं तो सबकॉन्शियस में चलती रहती है, तो जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक कुछ भी संभव नहीं है। बिल्कुल। फानी जोधपुरी साहब जाते जाते एक गज़ल और हमारे दर्शकों को सुनाए। बिल्कुल। कि मेरे अल्लाह ये रुतबा मुझे हासिल हो जाए, मेरे अल्लाह ये रुतबा मुझे हासिल हो जाए, मेरे अल्लाह ये रुतबा मुझे हासिल हो जाए, मुझ पे आयत की तरह आज वो नाजिल हो जाए। शेर देखिए कि जिस्म की कैद में तन्हा ही रहा करता हूँ, जिस्म की कैद में तन्हा ही रहा करता हूँ, जिस्म की कैद में तन्हा ही रहा करता हूँ, रूह एक और मेरे जिस्म में दाखिल हो जाए, और चांद तारों को पुकारूंगा मैं अपनी छत से, चांद तारों को पुकारूंगा मैं अपनी छत से, जो भी चाहे मेरी आवाज़ में शामिल हो जाए। बहुत बड़े। और हर वक्त हर चीज़ की कदर करनी चाहिए कि धूप बिखरी है जो सड़कों पे उठा लो इसको, धूप बिखरी है जो सड़कों पे उठा लो इसको, कली से देखना शायद यहाँ मुश्किल हो जाए। मक्ता यह है जी कि सर झुकाए हुए बैठा हूँ मैं फानी कब से, सर झुकाए हुए बैठा हूँ मैं फानी कब से, हो जिसे शौक वो आके मेरा कातिल हो जाए, मेरे अल्लाह ये रुतबा मुझे हासिल हो जाए, मुझ पे आयत की तरह आज वो नाजिल हो जाए। वाह, शुक्रिया। ये थे हमारे साथ प्रसिद्ध उर्दू शायर व लेखक फानी जोधपुरी साहब। फानी जोधपुरी साहब ने देश विदेशों में अपनी गज़लें पढ़ी, मुशायरों में भाग लिया, साथ ही इनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी और एक पुस्तक इनकी अभी और आने वाली है। इन्होंने गज़लों के माध्यम से एक समाज को संदेश भी दिया है, साथ ही आने वाले जो शायर हैं, जो युवा शायर हैं, उनको भी सीख दी है कि किस तरह की शायरी लिखनी चाहिए ताकि समाज को एक सही दिशा मिल सके। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे। सर